क्या आपने कभी सोचा है कि लिस्टेड कंपनीज की कंप्लायंस सिर्फ बोर्ड मीटिंग, स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग और एनुअल रिपोर्ट तक लिमिटेड नहीं होती? असल में सेबी एलओडीआर में कुछ ऐसी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो लिस्टेड एंटिटी की पूरी कंप्लायंस सिस्टम की फाउंडेशन बनाती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर कंपनी सेक्रेटरी है, कंप्लायंस ऑफिसर है, बोर्ड है, रजिस्ट्रार है, इंटरमीडियरी है, तो इन सब की रोल अलग अलग कैसे तय होती है? और अगर कंप्लायंस ऑफिसर अचानक रिजाइन कर दे, तो कंपनी के पास कितने समय का होता है नया कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करने के लिए? अगर कंपनी के पास लाखों शेयर होल्डर्स हो जाएं, तो रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट की रिक्वायरमेंट क्या होगी? और डॉक्यूमेंट्स कितने साल प्रिजर्व करने होते हैं? आज के लेक्चर नंबर 3 में हम इन्हीं सवालों के आंसर्स निकालेंगे। ये है हमारी सेबी एलओडीआर मास्टर क्लास सीरीज का लेक्चर नंबर 3। आज हम रेगुलेशन 5 से रेगुलेशन 12 तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, वेलकम बैक टू आर सेबी एलओडीआर मास्टर क्लास सीरीज। आज है लेक्चर नंबर 3। हमारे पहले लेक्चर में हमने रेगुलेशन 2 के तहत डेफिनेशंस को समझा। दूसरे लेक्चर में हमने रेगुलेशन 3 और रेगुलेशन 4 के जरिए समझा कि एलओडीआर किन एंटिटीज पर अप्लाई होता है और लिस्टेड एंटिटी को डिस्क्लोजर और गवर्नेंस किस प्रिंसिपल्स के आधार पर करनी चाहिए। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट स्टेज पर आ गए हैं। आज से हम चैप्टर 3 में एंटर कर रहे हैं। चैप्टर 3 का नाम है कॉमन ऑब्लिगेशंस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, और आज हम रेगुलेशन 5 से रेगुलेशन 12 तक पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम समझेंगे रेगुलेशन 5 जनरल ऑब्लिगेशन ऑफ कंप्लायंस, रेगुलेशन 6 कंप्लायंस ऑफिसर एंड हिज और हर ऑब्लिगेशंस, रेगुलेशन 7 रजिस्ट्रार टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, रेगुलेशन 8 कोऑपरेशन विद इंटरमीडियरीज रजिस्टर्ड विद द बोर्ड, रेगुलेशन 9 preservation of documents, Regulation 10 Filing of Information, Regulation 11 Scheme of Arrangement और Regulation 12 Payment of Dividend और Interest और Redemption और Repayment। लेकिन हम सिर्फ रेगुलेशन पढ़कर आगे नहीं बढ़ेंगे। हर रेगुलेशन के साथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे और बीच में आपके लिए क्वेश्चंस भी होंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आज का लेक्चर कंपनी सेक्रेटरी और कंप्लायंस ऑफिसर के लिए पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है। रेगुलेशन 5 जनरल ऑब्लिगेशन ऑफ कंप्लायंस। चलिए शुरू करते हैं रेगुलेशन 5 से। रेगुलेशन 5 का टाइटल है जनरल ऑब्लिगेशन ऑफ कंप्लायंस। रेगुलेशन 5 का बेसिक प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। लिस्टेड एंटिटी ये इंश्योर करेगी कि उसके की मैनेजरियल पर्सनल, डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स और कोई भी अन्य पर्सन डीलिंग विद द लिस्टेड एंटिटी कंप्लाई करे विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस असाइंड टू देम अंडर द रेगुलेशंस। अब इसे प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझिए। एलओडीआर कंप्लायंस सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए कंपनी में कोई डिस्क्लोजर करना है। उस इंफॉर्मेशन का सोर्स सीएफओ है। कोई गवर्नेंस मैटर है, उसका इनपुट बोर्ड या कमेटी से आ सकता है। कोई प्रमोटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, प्रमोटर ग्रुप से इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो सकती है। तो कंप्लायंस ऑफिसर अकेले पूरी कंप्लायंस नहीं कर सकता। इसीलिए रेगुलेशन 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी को वाइडर बनाता है। प्रमोटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप, डायरेक्टर्स, केएमपी या कंपनी से डीलिंग करने वाला कोई अदर पर्सन भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। रेगुलेशन में ये रिक्वायरमेंट है कि ऐसे पर्सन्स लिस्टेड एंटिटी को वो सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करें जो रेलेवेंट और नेसेसरी हो, ताकि लिस्टेड एंटिटी एप्लीकेबल लॉज का कंप्लायंस कर सके। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए प्रमोटर ग्रुप में किसी एंटिटी में कोई मटेरियल चेंज हुआ। अगर कंपनी को उस इंफॉर्मेशन की रेगुलेटरी फाइलिंग करनी है, लेकिन प्रमोटर ग्रुप कंपनी ने इंफॉर्मेशन ही नहीं दी, तो क्या कंप्लायंस ऑफिसर कह सकता है कि मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिली, इसलिए मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म?
प्रैक्टिकल कंप्लायंस पर्सपेक्टिव से आंसर है नहीं। कंपनी को अप्रोप्रिएट सिस्टम्स और मैकेनिज्म्स एस्टैब्लिश करने होंगे ताकि रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टाइमली अवेलेबल हो, और यही रेगुलेशन 5 का कोर कॉन्सेप्ट है। अब आपका पहला क्वेश्चन, क्या सेबी एलओडीआर कंप्लायंस केवल कंपनी सेक्रेटरी या कंप्लायंस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यस या नो? और अगर आपका आंसर नो है तो बताइए कौन कौन पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। अपना आंसर कमेंट्स में लिखिए। रेगुलेशन 6, कंप्लायंस ऑफिसर एंड हिज और हर ऑब्लिगेशंस। अब आते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस में से एक पर। रेगुलेशन 6, कंप्लायंस ऑफिसर एंड हिज और हर ऑब्लिगेशंस। अगर आप कंपनी सेक्रेटरी हैं या लिस्टेड कंपनी कंप्लायंस में काम करते हैं तो रेगुलेशन 6 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलेशन 6, अपॉइंटमेंट ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर। रेगुलेशन 6 कहता है कि लिस्टेड एंटिटी को अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी को कंप्लायंस ऑफिसर के रूप में अपॉइंट करना होगा। अब यहां एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, यानी लिस्टेड एंटिटी के कंप्लायंस ऑफिसर की अपॉइंटमेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। ये कोई ऑप्शनल पोजीशन नहीं है, और कंप्लायंस ऑफिसर की पोजीशन लिस्टेड एंटिटी की कंप्लायंस स्ट्रक्चर में सेंट्रल रोल निभाती है। अब रेगुलेशन में यह भी प्रोवाइडेड है कि कंप्लायंस ऑफिसर होल टाइम एम्प्लॉय होना चाहिए, और वह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से एक लेवल नीचे का ऑफिसर होगा और की मैनेजरियल पर्सनल के रूप में डिजाइनेटेड होगा। इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है? कंप्लायंस ऑफिसर को कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में सफिशिएंट अथॉरिटी और एक्सेस होना चाहिए ताकि वह कंप्लायंस मैटर्स इफेक्टिवली हैंडल कर सके। अगर कोई पर्सन कंपनी सेक्रेटरी है लेकिन वह होल टाइम एम्प्लॉय नहीं है, तो क्या सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी क्वालिफिकेशन होने के कारण उसे ऑटोमेटिकली कंप्लायंस ऑफिसर बनाया जा सकता है? अपना आंसर कमेंट्स में लिखिए। रेगुलेशन 6, वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल प्रोविजन। मान लीजिए कंप्लायंस ऑफिसर रिजाइन कर देता है या किसी अन्य कारण से कंप्लायंस ऑफिसर की पोजीशन वेकेंट हो जाती है, तो कंपनी क्या करेगी? रेगुलेशन 6 के अनुसार वेकेंसी को लिस्टेड एंटिटी द्वारा एज अर्ली एज पॉसिबल और इन एनी केस नॉट लेटर देन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच वेकेंसी फिल करना होगा। यानी मैक्सिमम 3 मंथ्स का आउटर लिमिट है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेगुलेशन कहता है एज अर्ली एज पॉसिबल। इसलिए प्रैक्टिकल अप्रोच यह नहीं होना चाहिए कि कंपनी 3 महीने वेट करे। रिक्वायरमेंट है अर्लीएस्ट पॉसिबल अपॉइंटमेंट और मैक्सिमम 3 मंथ्स के भीतर वेकेंसी फिल करना। इंटरिम अरेंजमेंट। अब इमेजिन कीजिए कंप्लायंस ऑफिसर रिजाइन कर चुका है, नया पर्सन इमीडिएटली अपॉइंट नहीं हो पा रहा। क्या कंपनी इंटरिम अरेंजमेंट कर सकती है? रेगुलेशन में प्रोवाइजो है कि लिस्टेड एंटिटी इंटरिम बेसिस पर पर्सन अपॉइंट कर सकती है, सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल लॉज। लेकिन यह इंटरिम अरेंजमेंट भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डेंस में होना चाहिए। यानी वेकेंसी आने पर कंप्लायंस फंक्शन को अनअटेंडेड नहीं छोड़ा जा सकता। रेगुलेशन 6, रेजोल्यूशन प्लान रिलेटेड वैकेंसी। अब रेगुलेशन 6 में एक और स्पेशल सिचुएशन है। अगर कंप्लायंस ऑफिसर की वैकेंसी ऐसी स्थिति से रिलेटेड है जहां इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के सेक्शन 31 के तहत रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ है, तो वैकेंसी प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के भीतर फिल करनी होगी। यह प्रोविजन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंसॉल्वेंसी सिचुएशन में कंपनी का मैनेजमेंट और कंट्रोल स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। इसलिए कंप्लायंस ऑफिसर की कंटिन्यूटी भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का हिस्सा है। रेगुलेशन 6(2) रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर। अब आते हैं रेगुलेशन 6(2) पर, और यहां से एक्चुअल रोल शुरू होता है। कंप्लायंस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे पहले रेगुलेटरी प्रोविजंस की कंप्लायंस इंश्योर करना, और सिर्फ लेटर नहीं, लेटर एंड स्पिरिट। ये फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कंपनी को केवल टेक्निकल कंप्लायंस नहीं करनी है,
रेगुलेशन के ऑब्जेक्टिव को भी समझना है। कंप्लायंस ऑफिसर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक रेगुलेटरी कंप्लायंस। कंप्लायंस ऑफिसर को एप्लीकेबल रेगुलेटरी प्रोविजंस के कंप्लायंस को इंश्योर करना है। एग्जाम्पल, मान लीजिए लिस्टेड कंपनी को किसी मटीरियल इवेंट का डिस्क्लोजर करना है। कंप्लायंस ऑफिसर को इंश्योर करना होगा कि इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई हो, इंटरनल प्रोसेस फॉलो हो और एप्लीकेबल टाइमलाइन में स्टॉक एक्सचेंज डिस्क्लोजर हो। कंप्लायंस ऑफिसर रिस्पॉन्सिबिलिटी 2, कोऑर्डिनेशन एंड रिपोर्टिंग। कंप्लायंस ऑफिसर बोर्ड, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरीज के साथ कोऑर्डिनेशन और रिपोर्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा जहां एप्लीकेबल हो। इसका मतलब कंप्लायंस ऑफिसर सिर्फ इंटरनल एम्प्लॉय नहीं है, वो कंपनी और रेगुलेटरी इकोसिस्टम के बीच इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन लिंक है। एग्जाम्पल, स्टॉक एक्सचेंज ने क्लैरिफिकेशन मांगा, कंपनी के पास इंफॉर्मेशन है, कंप्लायंस ऑफिसर को रेलेवेंट डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेट करना होगा। कंप्लायंस ऑफिसर रिस्पॉन्सिबिलिटी 3, करेक्ट प्रोसीजर्स। कंप्लायंस ऑफिसर को इंश्योर करना है कि करेक्ट प्रोसीजर्स फॉलो किए जाएं, जिससे इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट्स जो कंपनी द्वारा फाइल की जा रही हैं वे करेक्ट, ऑथोरिटेटिव और कॉम्प्रिहेंसिव हों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग सिर्फ अपलोड करना कंप्लायंस नहीं है। करेक्ट इंफॉर्मेशन, अथॉरिटेटिव इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन और प्रॉपर प्रोसीजर चारों इंपॉर्टेंट हैं। कंप्लायंस ऑफिसर रिस्पॉन्सिबिलिटी 4, ग्रीवांसेस रिड्रेसल ईमेल। कंप्लायंस ऑफिसर को ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म से रिलेटेड डेजिग्नेटेड ईमेल एड्रेस को मॉनिटर करना भी है, क्योंकि इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स की ग्रीवेंसेस भी लिस्टेड एंटिटी की कंप्लायंस फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं। अब आपका क्वेश्चन, अगर कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज पर फाइलिंग कर दी लेकिन फाइलिंग में मटेरियल इंफॉर्मेशन गलत है, तो क्या सिर्फ टाइमली फाइलिंग होने के कारण कंप्लायंस कंप्लीट मानी जाएगी? यस या नो? आंसर सी। कमेंट्स में दीजिए। रेगुलेशन 7, रजिस्ट्रार टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। अब आते हैं रेगुलेशन 7 पर। इसका टाइटल है रजिस्ट्रार टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। अब इमेजिन कीजिए एक लिस्टेड कंपनी के लाखों शेयर होल्डर्स हैं। शेयर ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, डीमटेरियलाइजेशन, इन्वेस्टर रिक्वेस्ट्स, कॉर्पोरेट एक्शंस, शेयर होल्डर रिकॉर्ड्स, इन सबको कौन मैनेज करेगा? यहीं आता है रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। रेगुलेशन 7, अपॉइंटमेंट ऑफ आरटीए। लिस्टेड एंटिटी को रजिस्ट्रार टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट करना होगा या शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी को इन हाउस मैनेज करना होगा एज परमिटेड अंडर द रेगुलेशंस। यानी कंपनी के पास रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अनुसार अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट होना चाहिए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग थ्रेशहोल्ड भी है। अगर सिक्योरिटीज के होल्डर्स की टोटल नंबर 1 लाख से ज्यादा हो जाती है तो लिस्टेड एंटिटी को स्पेसिफाइड मैनर में रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट करना होगा और सच अदर अरेंजमेंट एज प्रिस्क्राइब्ड। ये थ्रेशोल्ड प्रैक्टिकल कंप्लायंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मान लीजिए कंपनी ए के 80,000 सिक्योरिटी होल्डर्स हैं और कंपनी बी के एक 20,000 सिक्योरिटी होल्डर्स हैं। दोनों लिस्टेड एंटिटीज हैं। अब शेयर होल्डर सर्विसिंग फ्रेमवर्क और आरटीए रिक्वायरमेंट का एनालिसिस करते समय 1 लाख थ्रेशहोल्ड इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसलिए होल्डर काउंट को पीरियोडिकली मॉनिटर करना भी इंपॉर्टेंट है। अगर लिस्टेड एंटिटी के सिक्योरिटी होल्डर्स की संख्या 1 लाख क्रॉस कर जाती है तो क्या आरटीए रिलेटेड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट को इग्नोर किया जा सकता है? आंसर कमेंट्स में दीजिए। रेगुलेशन 7, एक्टिविटीज ऑफ शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी। अब रेगुलेशन 7, लिस्टेड एंटिटी को इंश्योर करना है कि शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी से रिलेटेड एक्टिविटीज ईथर इन हाउस मेंटेन हो या बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड रजिस्ट्रार टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट के थ्रू मेंटेन हो। सिंपल लैंग्वेज में शेयर होल्डर सर्विसिंग का रिस्पॉन्सिबल मैकेनिज्म क्लियरली एस्टैब्लिश्ड होना चाहिए। रेगुलेशन 7.3,
अब आपके सामने करंट टेक्स्ट में कुछ प्रोविजंस ओमिटेड दिख सकते हैं, इसलिए अमेंडेड टेक्स्ट पढ़ते समय डिलीटेड प्रोविजंस को करंट कंप्लायंस रिक्वायरमेंट समझकर अप्लाई नहीं करना चाहिए। हमेशा लेटेस्ट अमेंडेड वर्जन रेफर करना चाहिए। सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर LODR रेगुलेशंस का लेटेस्ट वर्जन 14 जुलाई 2026 तक अमेंडेड है। रेगुलेशन 7(4) चेंज ऑफ RTA। अब इमेजिन कीजिए कंपनी का एग्जिस्टिंग RTA चेंज करना है। क्या कंपनी सिंपली न्यू RTA अपॉइंट करके ओल्ड RTA को रिमूव कर सकती है? नहीं। रेगुलेशन 7(4) के तहत चेंज या अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू रजिस्ट्रार टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट के सिचुएशन में एग्जिस्टिंग RTA, न्यू RTA और लिस्टेड एंटिटी के बीच ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट आती है प्रिस्क्राइब्ड मैनर में। अगर शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी इन हाउस मैनेज थी तो लिस्टेड एंटिटी और न्यू RTA के बीच अग्रीमेंट होगा। ये ट्रांजिशन को ऑर्डरली बनाने के लिए है। रेगुलेशन 7(5) इंटीमेशन टू स्टॉक एक्सचेंज और एक इंपॉर्टेंट टाइमलाइन। सच अपॉइंटमेंट को स्टॉक एक्सचेंज को 7 डेज के भीतर इंटीमेट करना होता है। यानी RTA अपॉइंटमेंट सिर्फ इंटरनल बोर्ड प्रोसेस नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज डिस्क्लोजर भी रेलेवेंट है। रेगुलेशन 7(6) प्लेसमेंट बिफोर बोर्ड। रेगुलेशन 7(6) के तहत अग्रीमेंट को सब्सीक्वेंट मीटिंग ऑफ द बोर्ड में प्लेस करना होता है। यह बोर्ड ओवरसाइट सुनिश्चित करता है। अगर कंपनी ने नया RTA अपॉइंट कर दिया लेकिन स्टॉक एक्सचेंज को प्रेस्क्राइब टाइमलाइन में इंटीमेशन नहीं दी तो क्या इंटरनल अपॉइंटमेंट अलोन सफिशिएंट होगी? अपना आंसर कमेंट्स में लिखिए। रेगुलेशन 8 कोऑपरेशन विद इंटरमीडियरीज रजिस्टर्ड विद द बोर्ड। अब रेगुलेशन 8 टाइटल है कोऑपरेशन विद इंटरमीडियरीज रजिस्टर्ड विद द बोर्ड। लिस्टेड एंटिटी को बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज के साथ कोऑपरेट करना होगा और करेक्ट तथा एडिक्वेट इंफॉर्मेशन सबमिट करनी होगी। एग्जाम्पल्स में आ सकते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, रजिस्ट्रार टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, डिबेंचर ट्रस्टीज और अदर एप्लीकेबल इंटरमीडियरीज। लेकिन केवल इंफॉर्मेशन देना सफिशिएंट नहीं है। इंफॉर्मेशन प्रिस्क्राइब टाइमलाइंस और प्रोसीजर्स के अनुसार देनी है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मान लीजिए लिस्टेड कंपनी ने लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज इशू की हैं। डिबेंचर ट्रस्टी को सर्टेन इंफॉर्मेशन चाहिए। कंपनी अगर इंफॉर्मेशन डिले करती है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देती है या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देती है तो कंप्लायंस इशू अराइज हो सकता है। इसलिए इंटरमीडियरी रिलेशनशिप भी LODR कंप्लायंस का हिस्सा है। क्या लिस्टेड कंपनी ये कह सकती है कि इंटरमीडियरी को इंफॉर्मेशन देना केवल फाइनेंस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कंप्लायंस ऑफिसर का इससे कोई रिलेशन नहीं है? यस या नो? आंसर कमेंट्स में दीजिए। रेगुलेशन 9 प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब आता है रेगुलेशन 9 और ये रेगुलेशन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्टेड एंटिटी को अपने बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड पॉलिसी मेंटेन करनी होगी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब यहां डॉक्यूमेंट्स को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में समझ सकते हैं। कैटेगरी A, डॉक्यूमेंट्स हुज प्रिजर्वेशन शैल बी परमानेंट। कैटेगरी B, documents whose preservation period shall not be less than 8 years after completion of the relevant transactions। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, 8 years। लेकिन एक बात याद रखिए, ये हर डॉक्यूमेंट के लिए ऑटोमेटिकली 8 years नहीं है। कुछ डॉक्यूमेंट्स परमानेंट प्रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिनिमम 8 years के लिए प्रिजर्व करने होते हैं और कंपनी डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी प्रिजर्व कर सकती है वेयर परमिटेड। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मान लीजिए कंपनी ने कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया। अगर वो डॉक्यूमेंट 8 ईयर प्रिजर्वेशन कैटेगरी में आता है तो ट्रांजैक्शन कंप्लीशन के बाद प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम पीरियड तक रिकॉर्ड प्रिजर्व करना होगा। इसलिए डॉक्यूमेंट डिस्ट्रक्शन पॉलिसी भी केयरफुली फ्रेम्ड होनी चाहिए।
कंपनी सेक्रेटरी पर्सपेक्टिव। ये रेगुलेशन कंपनी सेक्रेटरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड मिनट्स, जनरल मीटिंग रिकॉर्ड्स, रेगुलेटरी फाइलिंग्स, मटीरियल डिस्क्लोजर्स, कॉरपोरेट गवर्नेंस डॉक्यूमेंट्स, अग्रीमेंट्स, इन्वेस्टर रिलेटेड रिकॉर्ड्स, इनका प्रेजर्वेशन फ्रेमवर्क क्लियरली इस्टेब्लिश्ड होना चाहिए। आपके हिसाब से कौन सा डॉक्यूमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अ डॉक्यूमेंट दैट मस्ट बी प्रिजर्व्ड परमानेंटली या डॉक्यूमेंट दैट मस्ट बी प्रिजर्व्ड फॉर एटलीस्ट 8 years? आंसर कमेंट्स में दीजिए और रीजन भी बताइए। रेगुलेशन 10, फाइलिंग जी ऑफ इंफॉर्मेशन। अब रेगुलेशन 10, लिस्टेड एंटिटी को रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, फाइलिंग्स और अन्य इंफॉर्मेशन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंजेस को इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से फाइल करनी होगी, एज स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड और स्टॉक एक्सचेंज। सिंपल लैंग्वेज में, एलओडीआर कंप्लायंस में इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग इज द स्टैंडर्ड मैकेनिज्म, लेकिन सिर्फ अपलोड कर देना सफिशिएंट नहीं है। करेक्ट डॉक्यूमेंट, करेक्ट फॉर्मेट, करेक्ट प्लेटफॉर्म, करेक्ट टाइमलाइन और करेक्ट इंफॉर्मेशन सभी इंपॉर्टेंट हैं। रेगुलेशन 10(1)(a) में इंटीग्रेटेड फाइलिंग का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। इसका ऑब्जेक्टिव रिपीटेड फाइलिंग्स को स्ट्रीमलाइन करना और कंप्लायंस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना है। अब रेगुलेशन 10(2), लिस्टेड एंटिटी को कंप्लायंस के लिए रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना होगा, यानी प्रॉपर कंप्लायंस कैलेंडर, इंटरनल अप्रूवल मैकेनिज्म और डेटा कलेक्शन सिस्टम होना चाहिए, तभी रेगुलेटरी फाइलिंग्स टाइमली और एक्यूरेटली हो पाएंगी। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है तो टाइमली फाइलिंग डिफिकल्ट हो सकती है, इसलिए कंप्लायंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन का हिस्सा है। क्वालिफाइड कंप्लायंस ऑफिसर होना सफिशिएंट नहीं है अगर प्रॉपर कंप्लायंस कैलेंडर, सिस्टम्स और इंटरनल कंट्रोल्स नहीं हैं। अब रेगुलेशन 11, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। मर्जर, अमैलगमेशन, डीमर्जर, रिकंस्ट्रक्शन या रिडक्शन ऑफ कैपिटल के लिए स्कीम बनाते समय सिक्योरिटीज लॉज और स्टॉक एक्सचेंज रिक्वायरमेंट्स को बाईपास नहीं किया जा सकता। सिंपल एग्जाम्पल, लिस्टेड कंपनी ए अपनी सब्सिडियरी के साथ मर्जर करती है। यह सिर्फ कंपनीज एक्ट की स्कीम नहीं है। अगर सिक्योरिटीज लॉज की रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल हैं तो स्कीम रूट लेने से वे रिक्वायरमेंट्स खत्म नहीं हो जाती। यही रेगुलेशन 11 का कोर मैसेज है। तो आंसर है नंबर। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट सिक्योरिटीज लॉज को ऑटोमेटिकली इररेलेवेंट नहीं बनाती। यस या नो? आंसर कमेंट्स में जरूर लिखिए। रेगुलेशन 12, पेमेंट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट और रिडेम्पशन और रीपेमेंट। अब आते हैं रेगुलेशन 12 पर, और यहां एक बहुत प्रैक्टिकल इन्वेस्टर पेमेंट रिक्वायरमेंट आती है। लिस्टेड एंटिटी को डिविडेंड, इंटरेस्ट, रिडेम्पशन या रीपेमेंट अमाउंट्स के पेमेंट के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट का यूज करना होगा इन द मैनर स्पेसिफाइड इन द रेलेवेंट शेड्यूल। अब इसे सिंपल लैंग्वेज में समझिए। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, अब पेमेंट कैसे होगी? रेगुलेशन इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट को फोकस करता है। सिमिलरली, इंटरेस्ट पेमेंट, रिडेम्पशन अमाउंट, रीपेमेंट अमाउंट, इन पेमेंट्स के लिए प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म फॉलो करना होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मान लीजिए लिस्टेड कंपनी ने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिक्लेयर किया। कंपनी को पेमेंट मैकेनिज्म ऐसा रखना होगा जो एप्लीकेबल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स और प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग हो। ये इन्वेस्टर कन्वीनियंस और ट्रांसपेरेंसी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर डिविडेंड डिक्लेयर्ड हो गया लेकिन कंपनी प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मैकेनिज्म फॉलो नहीं करती, तो क्या सिर्फ डिविडेंड डिक्लेरेशन कर देना सफिशिएंट कंप्लायंस होगा? यस या नो? आंसर कमेंट्स में दीजिए। तो आज के लेक्चर नंबर 3 में हमने क्या सीखा? सबसे पहले रेगुलेशन 5, जनरल ऑब्लिगेशन ऑफ कंप्लायंस। एलओडीआर कंप्लायंस सिर्फ कंप्लायंस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। डायरेक्टर्स, केएमपी, प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप और अदर रेलेवेंट पर्सन्स भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं। फिर रेगुलेशन 6,
कंप्लायंस ऑफिसर। लिस्टेड एंटिटी को क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी को कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना होता है। कंप्लायंस ऑफिसर होल टाइम एम्प्लॉई, बोर्ड से 1 लेवल बिलो और केएमपी होना चाहिए। वैकेंसी होने पर इसे एज अर्ली एज पॉसिबल और मैक्सिमम 3 मंथ्स में फिल करना होता है। कंप्लायंस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं रेगुलेटरी कंप्लायंस, बोर्ड और रेगुलेटर्स के साथ कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर प्रोसीजर्स और ग्रीवेंस रिड्रेसल की मॉनिटरिंग। फिर रेगुलेशन 7, रजिस्ट्रार टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। यहां हमने आरटीए अपॉइंटमेंट और उससे जुड़ी इंपॉर्टेंट कंप्लायंस रिक्वायरमेंट समझी। इन हाउस शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी, 1 लाख होल्डर्स का थ्रेशहोल्ड, आरटीए चेंज, ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट और 7 दिन स्टॉक एक्सचेंज इंटीमेशन। फिर रेगुलेशन 8 में इंटरमीडियरीज के साथ कोऑपरेशन और करेक्ट एडिक्वेट इंफॉर्मेशन देना समझा। रेगुलेशन 9 में डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन, परमानेंट प्रिजर्वेशन और मिनिमम 8 इयर्स का कॉन्सेप्ट। रेगुलेशन 10 में इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग और इंटीग्रेटेड फाइलिंग। और रेगुलेशन 11 में स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, मर्जर, अमेलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन, रिडक्शन ऑफ कैपिटल और सिक्योरिटीज लॉज को बाईपास न करने का प्रिंसिपल। और फाइनली रेगुलेशन 12, डिविडेंड, इंटरेस्ट, रिडेम्पशन, रीपेमेंट और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मैकेनिज्म। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हमने देखा कि लिस्टेड एंटिटी के पास कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए, आरटीए अरेंजमेंट होना चाहिए, इंटरमीडियरीज के साथ कोऑपरेशन होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व करने हैं, फाइलिंग्स करनी है, स्कीम्स को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के साथ कंप्लाई करना है और इन्वेस्टर पेमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड मैनर में करनी है। लेकिन अब सवाल है, इन ऑब्लिगेशंस को कंपनी के अंदर प्रैक्टिकली कौन मॉनिटर करेगा? बोर्ड कैसे ओवरसी करेगा? ऑडिट कमिटी की रोल कहां आएगी? कंपनी सेक्रेटरी की डेली कंप्लायंस कैसे स्ट्रक्चर होगी? और सबसे इंटरेस्टिंग, जब कोई मटेरियल इवेंट होता है तो स्टॉक एक्सचेंज को एग्जैक्टली क्या डिस्क्लोज करना है और कितने समय में करना है। यहीं से एलओडीआर कंप्लायंस जर्नी और ज्यादा प्रैक्टिकल होने वाली है। अगले लेक्चर्स में हम एक्चुअल डे टू डे कंप्लायंस समझेंगे, बोर्ड, कमिटीज, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, डिस्क्लोजर्स, मटेरियल इवेंट्स, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, एनुअल रिपोर्ट और बहुत कुछ। अगर आप कंपनी सेक्रेटरी, सीएस स्टूडेंट या कंप्लायंस प्रोफेशनल हैं तो मास्टर क्लास सीरीज को शुरू से फॉलो कीजिए। आज का फाइनल चैलेंज, क्वेश्चन 1, कंप्लायंस ऑफिसर की वैकेंसी कितने समय में फिल करनी होती है? क्वेश्चन 2, आरटीए रिक्वायरमेंट में 1 लाख होल्डर्स का क्या सिग्निफिकेंस है? क्वेश्चन 3, डॉक्यूमेंट्स के लिए 8 इयर्स का कॉन्सेप्ट किस रेगुलेशन में आता है? क्वेश्चन 4, क्या स्कीम ऑफ अरेंजमेंट सिक्योरिटीज लॉज को बाईपास करने का रास्ता है? अपने आंसर्स कमेंट्स में लिखिए। देखते हैं किसने रेगुलेशन 5 से रेगुलेशन 12 तक सच में समझा। आज का लेक्चर नंबर 3 यहीं समाप्त होता है। लेक्चर नंबर 1 में हमने डेफिनेशंस समझी। लेक्चर नंबर 2 में हमने एप्लीकेबिलिटी और प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्क्लोजर समझे। और आज लेक्चर नंबर 3 में हमने कॉमन ऑब्लिगेशंस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज को समझा। अब हमारी सेबी एलओडीआर मास्टर क्लास धीरे धीरे बेसिक डेफिनेशन से प्रैक्टिकल कंप्लायंस की तरफ बढ़ रही है। अगले लेक्चर में हम इसी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे, तो जुड़े रहिए। कमेंट्स में आंसर जरूर दीजिए और लेक्चर नंबर 4 के लिए स्टे ट्यून्ड। सेबी एलओडीआर मास्टर क्लास सीरीज लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट। अभी तो असली कंप्लायंस जर्नी शुरू हुई है।